वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो साइंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा खंड अ है। खंड अ में हमारा प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 से लेकर के हमारे ये जो 18 नंबर तक हमारे रहेगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अब ये जो आपके अभिक्रिया दी गई है, पहला है शीशा अपचित हो रहा है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तीसरा कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा, तो शीशा अपचयित हो रहा है ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ये भी सही है। इसका मतलब तीसरा और चौथा हमारे नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर अ हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो इसी प्रकार से हमारे दूसरा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है। लोहे को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की परत अगर लोहे पर चढ़ाया जाए तो जंग से बचाने का बड़ी उपयुक्त विधि मानी जाती है। ऑप्शन नंबर स रहेगा। तीसरा प्रश्न है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें से C2H6 है, तो इसमें से आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पर मुझे लगता है 7 सहयोजक आबंध है। करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, चौथा है, ये जो हमारे ऊपर दी गई जो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो, इस टाइप की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया हमारे विस्थापन अभिक्रिया है। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? विस्थापन है। संयोजन भी नहीं है, वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है, द्विविस्थापन भी है, लेकिन ये विस्थापन अभिक्रिया है। करेक्ट आंसर रहेगा द ऑप्शन। देखिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? द विस्थापन अभिक्रिया। तो ये ऊपर दी गई किस प्रकार की अभिक्रिया है हमारे? ऑप्शन नंबर द होगा, विस्थापन अभिक्रिया। पांचवा क्वेश्चन है, कोई विलियन अंडे के पीसे हुए क्वच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलियन का नाम बताइए। अंडे के पीसे हुए क्वच से, अंडे का पीसा हुए क्वच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करना जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलियन का नाम बताइए। तो इस विलियन को हम क्या कहेंगे? इस प्रकार का विलियन है वो आपके HC1 विलियन कहलाएगा। HC1 पाँचवें में करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? HC1। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, ये नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? HC1। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। इसका मतलब चूल्हे में जो ईंधन डाला गया है, लकड़ियाँ डाली, वो अच्छी तरीके से नहीं जल रहा है, इसलिए बर्तन की तली है वो बाहर से काली हो रही है। बाहर से बर्तन की तली के काली होने का एकमात्र हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। जल रहा है ऐसा भी नहीं हो सकता है, आर्द्र भी है, भोजन पूरी तरह से पका नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है 7वां सवाल, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए होता है? देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन के लिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन अपना यही होगा, सामने दिख रहा है, जाइलम उत्तरदायी होता है जल का वहन। 8वां है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप का हार्मोन कौन सा होता है? देखो, पादपों में जो हार्मोन होता है आपको पता होगा, पादप में हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन होता है। करेक्ट आंसर तो साइटोकाइनिन होगा। इसका मतलब ये तीनों तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन नंबर करेक्ट है। पादप में हमेशा कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन रहता है। देखिए, 9वां क्वेश्चन है, सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी है? अगर हमें सीधी रेखा में चलना है तो हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी रहता है? तो इसका सीधा सा हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क है वो सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क जो भाग है वो उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा में जनन की विधि है। अमीबा में जनन की विधि है। अब अमीबा में जनन की विधि कौन सी होगी? अमीबा में हमारे जनन की विधि है, ये किस प्रकार की विधि कहलाती है? ये द्विखंडन कहलाती है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर तो हमारा सीधा दिख रहा है, अमीबा में जनन की विधि द्विखंडन। देखिए नेक्स्ट है 11वां है, आनुवंशिकता का जनक कौन है? हमें पता है आनुवंशिकता के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जैविक घटक है, यह हमें पता है। जैविक घटक तो पादप है, मृदा नहीं, वायु नहीं, जल नहीं, पादप है। वो क्या है? एक प्रकार का जैविक घटक है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कौन सा है? जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक जल का निरपेक्ष होता है, हमेशा हमें पता है 1.33 1.33 ये जल का अपवर्तनांक होता है। निरपेक्ष जल, ये ध्यान रखना, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 1.33। वास्तविक सूर्यास्त आभासी सूर्यास्त के मध्य समय का अंतर लगभग होता है। वास्तविक और आभासी जो सूर्यास्त है उनके बीच का जो रहता है अंतर, वो लगभग हमारे अपन देखें तो 8 मिनट का रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 15वां, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा हुआ। 220 वोल्ट के जनित्र से यदि बल्ब 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी, सीधा सा हमारे बन रहा है, तो बल्ब की शक्ति 110 वाट होगी। सीधी बात, 0.5 एम्पियर से 0.5 एम्पियर से है, सीधी पता है हमें 0.5 एम्पियर से होगी, तो हमारा सीधा ही पता है मात्र 110 वाट होगा। अगर 1 एम्पियर का होता तो 220 वाट होगा। आधे एम्पियर का है, इसका मतलब 110 वाट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर करता है सब पर, चालक की लंबाई पर भी, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 सभी पर। लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान होता है। लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान होता है, हमें पता है धारा का मान है बहुत कम हो जाता है। लघुपतन के कारण धारा का मान है वो बहुत कम हो जाता है। विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत कम होता है लघुपतन के समय। नेक्स्ट है हमारा, चुंबकीय के सजातीय ध्रुवों में परस्पर होता है। ये करेक्ट आंसर हमेशा इसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। देखिए यहाँ पर हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव आए थे फर्स्ट में, सेकंड में, इसमें विशेष ध्यान रखना। पहले थे कौन सा कथन सत्य था, हमने पता किया, 1 और 2 सही थे। दूसरे में हमारे जिंक की चढ़ाकर। तीसरे में C2H6, इसमें 7 संयोजक आबंध है। और अगला है हमारा, अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया है। अंडे के पीछे कोश से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है तो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस प्रकार का विलयन है, HC1 विलयन है। नेक्स्ट में हमने पढ़ा, बर्तन की तली बार से काली हो रही है, इसका मतलब ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। पादप का जाइलम उत्तरदायी होता है, जल का वहन। पादप का हार्मोन होता है, हमेशा ध्यान रखना है, साइटोकाइनिन। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सीधी रेखा में चलने के लिए मस्तिष्क से कौन सा भाग उत्तरदायी होता है? अनुमस्तिष्क होता है। अमीबा में जनन की विधि होती है, वो द्विखंडन विधि होती है। आनुवंशिकता का जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। निम्नलिखित में जैविक घटक कौन सा है? जैविक घटक हमें पता है पादप है। जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.3%। वास्तविक और आभासी सूर्यास्त के मध्य का अंतर लगभग कितना होता है? 8 मिनट का। अगर कोई विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट के जनित्र से जुड़ा है तो आधे एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करता है, तो बल्ब की कितनी होगी? 110 वाट। अगर 1 एम्पियर का होता तो 220 वाट होती। देखो, किसी चालक के प्रतिरोध का मान निर्भर किस पर करता है? सब पर करता है। चालक की लंबाई पर भी करता है, पदार्थ की प्रकृति पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है। लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान, लघुपतन के समय इसमें बहुत कम हो जाता है। विद्युत परिपथ में धारा का मान लघुपतन के समय बहुत कम हो जाता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों को पूर्ति करनी है। शाक सब्जियों यानी वनस्पति द्रव्यों का विघटन होने पर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? ये हमारे ऊष्माक्षेपी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रकार का जो है ये किस प्रकार की ऊष्मा कहलाएगी, इसमें हम देखेंगे तो इसका हमारा हो गया 3MnO2
और इसमें अपन करेंगे 2A1 2O3, करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा। अब देखो मिलकर तंत्रिका निर्माण कर, तंत्रिका एक तो हमारा होता है मस्तिष्क और दूसरा हमारा क्या होता है मेरु रज्जु, ये दोनों मिलकर हमारे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हमारी है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 1 किलोवाट का मान होता है हमारे, तो इसमें हम लिखेंगे 3.6 इंटू जूल के बराबर होता है, करेक्ट आंसर हमारे ये रहेगा। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को हम क्या कहते हैं? परिनालिका, करेक्ट आंसर हमारा रहेगा परिनालिका कहते हैं। तो पहले में हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऊष्माक्षेपी, तीसरे में मस्तिष्क और मेरु रज्जु दोनों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का बनाते हैं। सूर्य से आने वाली ओजोन परत है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कर देती है? सुरक्षा प्रदान कर देती है। और 1 किलोवाट का मान कितना होता है? 3.6 इंटू 10। और छठा है हमारे पास लिपटे विद्युत तांबे के तार के अनेक फेरों वाली बेलनाकार कुंडली को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्वेश्चन तीसरा आ रहा है, बहुत अधिक लघुत्तरात्मक प्रश्न है। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? समजातीय श्रेणी यौगिकों का एक समूह या परिवार होता है जिसमें एक समान क्रियात्मक समूह विद्यमान रहता है, परंतु श्रृंखला की लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, अतः इन यौगिकों के रासायनिक गुण एक समान होते हैं। जैसे उदाहरण अपन रहें तो एल्केन समजातीय श्रेणी का समान सूत्र है और इस श्रेणी के सदस्य हैं वो मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इस प्रकार आदि होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप होने के बड़ा चांस है। नेक्स्ट है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? देखिए, तेल एवं वसायुक्त भोज्य पदार्थों के उपचयन से बचाव हेतु हम इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित कर देते। तेल तथा वसा का उपचयन होने ये विकृत ग्रंथि हो जाते हैं, इनकी गंध और स्वाद परिवर्तित हो जाता है। नाइट्रोजन प्रवाहित करने से इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इस बार आ सकता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा प्रश्न है, एक ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है, तो दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अब देखो, दूध से दही में परिवर्तन होने पर पीएच का मान 6 से कम हो जाएगा, क्योंकि दूध की तुलना में दही तो अधिक अम्लीय होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का निर्माण करो। ये इस टाइप से आपको सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम क्या होता है? ये हमारे होता है स्फाइगोमेनोमीटर, स्फाइगोमेनोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में आ सकता है। मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचना देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन। ये मानव तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचना है। अगला है, माँ के शरीर में भ्रूण का पोषण किसके द्वारा प्राप्त होता है? भ्रूण को पोषण है वो किससे द्वारा प्राप्त होता है? ये माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण है वो अपरा प्लेसेंटा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपरा प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट अपन आंसर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन किसे कहते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रित करने वाली इकाई को क्या कहेंगे? जीन। आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई। लेंस क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रकाश के विक्षेपण को परिभाषित कीजिए। तो प्रकाश की अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाने को विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करके परिपथ में 2.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोध परिवर्तित कीजिए। अब देखो विभवांतर कितना हो रहा है हमारा? 12 वोल्ट हो रहा है। विद्युत धारा कितनी है? 2.5 इंटू 10-3। इसमें प्रतिरोध हमारे कितना ले जाएगा? ये हमारे ले जाएगा 4.8। देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कोई दो गुण लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण।
पहला तो ये है कि चुंबक के बाहर इन बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। ये बंद वक्र के रूप में होती है। दूसरा है चुंबकीय बल रेखा के किसी उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने का बड़ा चांस है। नेक्स्ट है खंड ब में, देखो ये अभिक्रिया दी गई है, उसको संतुलित समीकरण तैयार करना है। अब देखो पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और इधर है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल है। और दूसरा है जिंक सिल्वर नाइट्रेट और जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर है। तो इसका हमारे पहला और दूसरा उनका दोनों का करेक्ट ये हमारा अभिक्रिया रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस बार बोर्ड में आने का बड़ा चांस बन रहा है। नेक्स्ट है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है, आप इसकी पहचान कैसे करें। देखो जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे बनती है, हमेशा हाइड्रोजन से बनती है। तो इसको आप विशेष कर ध्यान रखोगे, यानी इसका अपन परीक्षण करेंगे तो जलती मोमबत्ती को गैस के बुलबुलों के पास ले जाकर हम फटाफट उसकी ध्वनि के साथ में जलती है, फटाफट की ध्वनि के साथ जलती है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देना। देखो जो धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रकट करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इन ऑक्साइडों का जो लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कार्बन डाई मोनोऑक्साइड है और वो नाइट्रस ऑक्साइड और उभयधर्मी ऑक्साइड ये दोनों हैं। तो उदाहरण हमारे पता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है का व्यवहार है क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार का होता है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा है, ये भी हमारे उसके जो क्षारीय व्यवहार और अम्लीय व्यवहार दोनों को आप थोड़ा विशेष ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायवीय शोषण के दौरान ग्लूकोज के विखंडन को समझाइए। देखिए वायवीय शोषण यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को वायवीय शोषण कहते हैं। वायवीय शोषण अधिकांश प्राणी और पादपों के द्वारा संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होकर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल और मोचित ऊर्जा जो ATP का निर्माण होता है वो वायवीय शोषण में ऊर्जा का मोचन अत्यधिक होता है। तो इस प्रकार की हमारी ये जो वायवीय शोषण और ग्लूकोज का विखंडन समझा देते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। गुरुत्वानुवर्तन क्रिया को चित्र सहित समझाना। अब देखो गुरुत्वानुवर्तन है यानी एक पौधे की जड़ सदैव नीचे की ओर वृद्धि करती है, जबकि प्रहु प्राय ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं। प्रहु तथा जड़ क्रमशः ऊपरीगामी और अधोगामी वृद्धि गुरुत्व के खिंचाव की अनुक्रिया के गुरुत्वानुवर्तन के कारण है। अब ये देखो ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है, ये धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तो इन चीज़ों को हम इस टाइप के चित्र में अपन समझ सकते हैं। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने का बड़ा चांस है। नेक्स्ट है आवर्तबीजी पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकन चित्र बनाते हुए इसमें विभिन्न भागों को समझाइए। अब देखो हमने यहाँ पर पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाया है और इस चित्र के माध्यम से हमने किस प्रकार से जो परागकोश, तंतु, पंखुड़िया, बाह्य तल, अंडाशय, वृत्तिका, वतिग्रह, अब यह स्त्री केसर है वो पुंकेसर है, इन दोनों को बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। तो एक प्रारूप पुष्प में निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। तो हमने ऐसा देखा तो इसमें बाह्य दलपुंज होते हैं, यानी पुष्प के सबसे बाहरी की ओर स्थित होते हैं। बालिकावस्था में पुष्पीय अंगों की रक्षा करते हैं। दलपुंज विभिन्न रंगों के होते हैं और परागकण के कीटों को आकर्षित करते हैं। पुंकेसर होते हैं, ये पुष्प के नर जनजान होते हैं। पुंकेसर के परागकशों में परागकणों का निर्माण होता है। स्त्री केसर ये पुष्प के मादा जननांग होते हैं, इसमें अंडकों का निर्माण होता है। तो इसको हमने पुष्प की अनुदैर्ध्य काट बड़े अच्छे ढंग से समझा दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन। देखो इन निर्धारण को आरेखित चित्र से समझाइए। तो इसमें ये देखना है कि विशेषकर हमारा जो मनुष्य के गुणसूत्र को द्वारा हमें पता है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 23वां जोड़ा है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो 23 गुणसूत्र के जोड़े के गुणसूत्र को एक गुणसूत्र X और दूसरे को Y होता है। स्त्री में 23 जोड़े दोनों के गुणसूत्र XX ही होते हैं, लेकिन X गुणसूत्र मादा संतान के लक्षण को धारण करते हैं, जबकि Y गुणसूत्र है वो नर संतान के लक्षण धारण करते हैं। अन्य सभी ऑटोसोम्स दैहिक लक्षणों को धारण करते हैं। तो युग्मक बनते समय पुरुष के आधे शुक्राणु में X गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणु में Y गुणसूत्र होते हैं। तो मादा में केवल एक युग्मक अंडाणु का ही निर्माण होता है जिसमें X गुणसूत्र स्थिर होता है, जबकि पुरुष का मान X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेधन करता है तो पैदा होने वाली संतान लड़की होती है। यदि पुरुष का Y गुणसूत्र शुक्राणु अंडाणु से निषेधन करता है तो उत्पन्न होने वाले संतान को XY लड़का होता है। लिंग निर्धारण को आरेख चित्र में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इस टाइप के हमारा ये जो मादा जनन तंत्र को बड़े अच्छे सचित्र के माध्यम से आपको
समझा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने का बहुत बड़ा चांस बन रहा है। देखो 15 सेंटीमीटर फोकस की दूरी के अवतल दर्पण में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण में कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए तो पर्दे पर स्पष्ट प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। दर्पण से वस्तु की दूरी अंजुमन के -25 सेंटीमीटर। दर्पण सूत्र से अपने किस टाइप से निकालेंगे, इस टाइप के हमारा करेक्ट आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अब देखो लास्ट में हमने दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर्दे को रखा जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर इस प्रकार से मिल गया है। नेक्स्ट अगला हमारा 12वां प्रश्न है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पर लिखा हुआ पढ़ने में कठिनाई होती है कि यह विद्यार्थी किस दृष्टि से दोष से प्रीत है, और इस दोष से उत्पन्न होने वाले 2 कारणों लिखिए। इस दोष की किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है। देखो छात्र श्याम पट पर लिखी हुई दूर से नहीं पढ़ पाता, परंतु निकट से पढ़ लेता है, अतः छात्रों के नेत्रों में निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु को पढ़ नहीं पाना, इसमें निकट दृष्टि दोष है। इस दोष में उत्पन्न होने के 2 कारण, एक तो ये है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना, दूसरा नेत्र गोलक सामान्य से लंबा हो जाना। यानी यह दोष किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस से ठीक किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर जो हमारी रेटिना है, तो निकट दृष्टि दोष का संशोधन है वो अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। अवतल लेंस से हम निकट दृष्टि दोष को संशोधन करें। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दूर की वस्तु है मैं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन पास की वस्तु है वो बहुत स्पष्ट दिखाई देती। इसका मतलब अगला, ये वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का बड़ा चांस है। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए। अब देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था कि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और पहली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तब यदि तर्जनी चमके क्षेत्र की दिशा मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखिए खंड स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, कारण बताना। एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस की, एक तो हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस की आद्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, दूसरा आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं हो पाता जबकि वर्षा जल होता है। इसको अपने विशेष ढंग से करेंगे। देखो अब इसमें अथवा में दूसरा और क्वेश्चन दिया हुआ। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की नली जल के संपर्क में आने से लेई जैसा पदार्थ बन जाता है और शीघ्रता से कठोर क्रिस्टलीय ठोस जिप्सम से परिवर्तित होता था, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा आश्रित जल विद्युत धारा का चालक क्यों नहीं हो पाता जबकि वर्षा जल होता है। इसका अपन आंसर देखेंगे। तो आश्रित जल आयन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करता है, ये उदासीन होता है, और वर्षा जल अम्लीय होता है और हाइड्रोजन का आयन उत्पन्न करता है। इस कारण से वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। और अथवा का हमारा जो क्वेश्चन रहा था, अथवा का हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा था, दूसरा है H1 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं जबकि अल्कोहल के विलयनों में अम्लीयता की अभिलक्षणता प्रदर्शित नहीं होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हमारे रहेगा कि H1HNO3 यदि जलीय विलयनों के अम्लीय गुणसूत्र प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये विलयन में केवल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, अम्लीय गुण के लिए हाइड्रोजन आयन ही कारण बनता है। एल्कोहल और ग्लूकोज की जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं, इनके विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करते। नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन हमने ये देखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती। देखो इसका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि शुष्क H1 गैस H+ आयन उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि H1 अणुसूत्र से H+ आयनों का निष्कर्षण जल की अनुपस्थिति में नहीं हो पाता है। इस कारण से H+ आयनों की अनुपस्थिति अर्थात अम्लीय गुण की अनुपस्थिति के कारण शुष्क लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित नहीं होता। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को समझाइए, या ऋतुस्राव किसे कहते हैं इसको समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें देना, इसको गर्भ निरोधन होते हैं। अब इसकी विधियाँ क्या होती है, एक रासायनिक विधि होती है, दूसरी शल्य विधियाँ होती हैं और तीसरी भौतिक विधियाँ होती हैं। रासायनिक विधि में रासायनिक पदार्थ मादा के निषेधन क्रिया को रोक सकते हैं। ऐसी अनेक गोलियाँ व जन्म उपलब्ध हैं, खाने से नहीं हो पाता है। और जैसे एक इसका दूसरा हमारी है शल्य विधियाँ, जो पुरुष नसबंदी होती है और एक स्त्री नसबंदी होती है, उनके द्वारा भी निषेधन को क्रिया को बाधित किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुशल चिकित्सकों द्वारा पुष्टकीय शुक्रवाहिनी और स्त्रियों में ज्वाइंट वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिसमें शुक्राणु का अंडाणु से मिलन नहीं हो पाता है। देखिए भौतिक विधि ये है कि इन विधियों में कुछ उपकरणों द्वारा शुक्राणु अंडाणु के मिलन को रोक दिया जाता है, जैसे इस प्रकार के जो गर्भ निरोधन रूप आदि जो भौतिक गर्भ निरोधन की विधियाँ होती है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कोशीय जीवों में पाई जाने वाले प्रजनन विधि, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में मुश्किल समझे, बिल्कुल ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि देखो ये दूसरे का और पहले का दोनों का आंसर है, हमारे ये दूसरे का आंसर है, ऊपर वाला दूसरा है, दूसरा कैसे कहते हैं, यदि उन्हें कंडीशन में वही पता लगभग एक दिन जीव और अंडा से एक अंड का मोचन होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या रहती हैं, इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक कोशीय जीवों में पाई जाने वाली प्रजनन की विधियाँ। इसको देखिए, ये एक कोशी में पाई जाने वाली प्रजनन की विधियाँ हैं और इसमें विशेषकर आपको मैंने यहाँ पर समझा रखा है। जीवाणु और प्रोटोजुआ कोशिका में विभाजन नहीं करता है। जीवाणु प्रोटोजुआ के विभाजन और दो बराबर भागों में विभक्त होती है, परंतु कुछ एक कोशी जीवों में शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती है। जैसे काला बाजार में रोगाणु लिस्मानियासिस में कोशिका एक सिर को कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है, जिसमें द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। और मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अनेक एककोशीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा हमने दूसरा भी देखा था, वो हाइड्रा में मुकुलन समझाइए। हाइड्रा में मुकुलन समझाइए। देखो, हाइड्रा में कायिक प्रजनन मुकुलन आधार रखता है। हाइड्रा के आधार पर कुछ ऊपर की कोशिकाएं विभाजित होकर एक बटन जैसी रचना बनाती हैं। इस रचना को कलिका कहते हैं। यही कलिका वृद्धि करते हैं और अग्रभाग छोटे से स्पर्श बन जाते हैं। यह एक शिशु हाइड्रा का रूप लेते हैं और मात्र जीव से अलग होकर एक स्वतंत्र जीवन यापन करती है। अब यहाँ पर एक हाइड्रा का मुकुलन बड़े चित्र में स्पष्ट बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का बड़ा चांस है। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर बताओ। और ये हमारे है स्वपोषी, भोजन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, सौर ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इन्हें उत्पादक कहते हैं। सभी हरे पेड़ पौधे सब है। विषमपोषी ये होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से स्वपोषी होते हैं, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदल सकते, में उपभोक्ता होते हैं। सभी जंतु उपकटक ये क्या आते हैं, विषमपोषी। इस तरह स्वपोषी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने का बड़ा चांस है। ऐसे दो तरीके बताइए जिसमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ प्राण को प्रभावित करते हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ प्राण को प्रभावित कर रहे हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ लंबे समय तक प्राण को प्रदर्शित किए पदार्थ विभिन्न पदार्थों के चक्र में रुकावट उत्पन्न करते हैं। तो इसी प्रकार हमारे सामने दूसरा है, अनेक कीटनाशक और पीड़कनाशक रसायन जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जीवधारियों में मनुष्य के शरीर में पहुँचकर क्षति पहुँचाते हैं। और दूसरा हमारा ये अथवा वाला था, ये सारे के सारे वचन रहेंगे। 17वां प्रश्न है, R+R2R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधों की श्रेणी की क्रम संयोजन का परिपथ सूत्र बनाकर परिस्थिति कुल का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध मान का सूत्र ज्ञात कीजिए। इस टाइप से हम श्रेणी संयोजन के माध्यम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर प्रथम प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध, तृतीय प्रतिरोध और श्रेणी के कुल विभवांतरण, इसको बड़े अच्छे ढंग से यहाँ समझ लिया है। इस टाइप से हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवीं जो भी हमारा जो श्रेणीकरण में कुल विभवांतरण हुआ, इन विधियों से हमने इस प्रश्न को सोल्व कर दिया है। नेक्स्ट हमारा देता है R1 R2 R3 प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध के पार्श्व क्रम संयोजन का परिपत्र चित्र बनाकर परिपथ के कुल, इसका जो है इसको मैंने यहाँ अथवा वाले को बड़े स्पष्ट तरीके से यहाँ समझा रखा है। ये समांतर संयोजन है। समांतर संयोजन 3 प्रतिरोधों को ए बी के मध्य की जोड़कर एक सेल जोड़ा गया है और ये मुख्य धारा आई और ये तीनों भाग में बढ़ जाती हैं और ये संधि पर कुल धारा, इस टाइप की हमने इसका समांतर संयोजन किया है। और देखिए अगला हमारा क्वेश्चन देता है खंड में। देखो, निम्नलिखित में से IUPAC का नामकरण करना, ये इन सब का हमें IUPAC नामकरण करना, नहीं तो फिर यौगिकों की संरचना बनानी है। जैसे एथेनोइक अम्ल की, ब्रोमोपेंटेन की, ब्यूटेनोन की, एक्सेलेन की, और इसमें जैसे हमारे आ जाएंगे फर्स्ट में प्रोपेन आएगा, एथेनोन आएगा, प्यूरोब्यूटेन आएगा, ब्यूटेल आएगा। अथवा दूसरा है एथेनोइक अम्ल की संरचना है, एथेनोइक अम्ल की हमारी ये संरचना है, इसको दूसरा है ब्रोमोपेंटेन की संरचना है, ब्यूटेनोन 2 की संरचना है, एक्सेनल की संरचना है। तो ये इस टाइप से रहेगी। अब हमारा है 19वां क्वेश्चन, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। अब देखो, आमाशय और सूक्ष्म अम्ल का नाम और कार्य बताइए। शाकाहारी जंतुओं में क्षुद्राओं की लंबाई ज़्यादा क्यों होती है। देखो, मानव उत्सर्जन, तो इसी प्रकार से हमने ये बनाया मानव पाचन तंत्र का चित्र। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा, मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र बनाना, वक्र के कोई कार्य तो बने, कृत्रिम अपवर्तन से कहते हैं। अब हमारे ये पढ़ा है दूसरा प्रश्न। यहाँ पर हमने वक्र के मुख्य कार्य भी बता रखे हैं और ये हमने यहाँ पर चित्र बना दिया है। ये पहले के हमारे थे, उसके सागरी जंतु के सब चीज़ें आ गई हैं और ये हमारे रह गया है। अब 20वां प्रश्न है, प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं। अवतल दर्पण की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का 3 चित्र बनाइए। बिंब वस्तु वक्रता के से परिस्थित हो, बिंब वस्तु फोकस है अपरिस्थित हो। उप दोनों के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और प्रकाश के अपूर्ण, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने का किरण चित्र आपको बनाना है आपके सामने। तो ये आपका इस टाइप से अपन वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, इस टाइप से करेंगे और इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जब वस्तु फोकस ऐप पर स्थित होता है तो इस स्थिति में होता है, और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर पड़ती हैं तो वस्तु अनंत इस प्रकार होता है। जब वस्तु 2f1 के द्वारा स्थित होती हैं तो इस टाइप के हमारे रहता है। तो इस टाइप से हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए थे क्लास 10th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। ये साइंस का पेपर अभी हाल ही में कुछ ही दिनों के अंदर आपके होने ही वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2025 के जो आपके क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए अगर दोस्तों आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके साथ में कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा कि कौन से प्रश्न आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगे हैं और ये परीक्षा में आने का बहुत बड़ा चांस है। इसलिए मित्रों आप आज से ही इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हो।